You can switch off your mic agar be nuclear physics. Okay, so till now we have completed 4 lectures related to the nuclear physics, the unit number 4. Okay, and today's date is 21st December 2021. In first 3 lecture we have studied about nuclear detectors, their construction and working, and advantages, disadvantages and application. And in last lecture we have started to study what nuclear properties or the properties of nucleus, properties of nuclei. So न्यूक्लियस को चार्ज होता है, न्यूक्लियस को मास होता है, ओके, न्यूक्लियर को एंगुलर मोमेंटम होता है, न्यूक्लियर को स्पिन होती है. ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि न्यूक्लियर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, साइज कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर का एंगुलर मोमेंटम क्या है, न्यूक्लियर को कौन सी स्पिन है. ओके, ये सारी चीजें वी हैव स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. इन कंटिन्यूएशन टू दैट नाउ वी हैव स्टडीड द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस. ओके, दैट इज मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन. तो ये 3 चीजें आज देखेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को देखो. ओके, मास डिफेक्ट मतलब सर्टन एरर इन मास. ओके, मास में कुछ ना कुछ एरर आया तो इसको क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट. तो वो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. ये देखो, आई एम गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल मास डिफेक्ट से. दिस इज द वेइंग मशीन. ओके, ये वेइंग मशीन तुमने किराना शॉप्स या ग्रोसरी शॉप्स में देखी होंगी. ठीक है, जिसपे वजन करते हैं, कोई चीज रखते हैं और उसका वजन करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेइंग मशीन. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वेइंग मशीन में 6 एप्पल रख रहा हूं. 6 एप्पल एक साथ रख दिया, 1 2 3 4 5 6. ओके, आई एम जस्ट कीपिंग द 6 एप्पल्स ऑन दिस वेइंग मशीन. और वे किया तो वे करने के बाद इसका जो वजन आ रहा है, इसका वेट आ रहा है 1.5 kg. सो ये 1.5 किलो एप्पल का, ये 6 एप्पल का वजन आ रहा है 1.5 kg. ओके, तो 6 एप्पल को एक साथ रखा. ओके, एंड आफ्टर कीपिंग 6 एप्पल्स टुगेदर, ओके, द वेट कम्स 1.5 kg. अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकेंड टाइम में क्या कर रहा हूं, मैं 1 by 1 वेट कर रहा हूं. तो पहले एक एप्पल लगा रखा, उसका वजन किया तो कितना वजन आया, 246 ग्राम. फिर दूसरा एप्पल रखा, फिर उसका वजन किया, कितना आया, 245 ग्राम. फिर तीसरा एप्पल रखा, फिर उसका वेट किया तो उसका वजन आया सपोज 247 ग्राम. चौथा रखा, उसका वेट कम्स 248 ग्राम. 5वां एप्पल रखा, उसका वेट आया 249 ग्राम. छठा एप्पल और लास्ट एप्पल रखा और उसका वेट कितना आया, 250 ग्राम. और ये सभी 6 के 6 एप्पल को 1 by 1 वेट करने के बाद मैंने जब टोटल निकाला तो टोटल आया 1.48 kg. अब भाई जब मैं 6 एप्पल एक साथ रख रहा हूं तो 1.5 kg आ रहा है, और मैं 1 by 1 वेट कर रहा हूं तो 1.48 kg आ रहा है. मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है. यह यहां पर आया 1.5 kg, यहां पर आया 1.48 kg, मतलब 0.02 kg का डिफरेंस आ रहा है. 0.02 मतलब 0.02 kg का डिफरेंस आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, एक साथ मैंने रखा एप्पल को तो 1.5 kg, 1 by 1 एप्पल वेट किया मैंने तो 1.4 kg, टोटल मिला के 1.48 kg. 0.02 का जो मास डिफरेंस है, 0.0 का जो वेट में डिफरेंस है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. एक साथ रखा तो इतना आया, 1 by 1 किया तो 1.48 kg आया, और जो मास डिफरेंस आया कितना आया, 0.02 kg, 0.02 kg. दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. सो ऐसा जो फिनोमिना होता है, जनरली तो ये ऐसा होता नहीं है. ऐसा फिनोमिना कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर. अब क्या करो, एक न्यूक्लियस ले लो. ओके, और न्यूक्लियस को, पूरा न्यूक्लियस का वजन कर लो. ठीक है, एक पर्टिकुलर मास आ जाएगा न्यूक्लियस का. एक न्यूक्लियस ले लो, ठीक है, और न्यूक्लियस का वजन कर दो. अब न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से. ओके, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं हम. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स एक जनरल नेम है. न्यूक्लियॉन्स मींस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाली चीजें, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स. ओके, सो अभी क्या करो कि एक न्यूक्लियस ले लो और उसका वजन कर लो, तो एक पर्टिकुलर उसका मास आएगा. लेकिन अब वो न्यूक्लियस बना है इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. अब इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के 1 by 1 वेट करते जाओ. ओके, सपोज करो हीलियम का न्यूक्लियस है
और हीलियम का न्यूक्लियस का एक वजन कर लो तो उसका एक मास आ जाएगा। अब हीलियम का न्यूक्लियस 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बना है, तो 1 बाय 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट करो, पहले प्रोटॉन का वेट करो, फिर दूसरे प्रोटॉन का वेट करो, फिर तीसरे फिर एक न्यूट्रॉन का वेट करो, फिर दूसरे न्यूट्रॉन का वेट करो, फिर उसको ऐड कर दो। मतलब इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट ऐड करोगे, इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस ऐड करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और पूरा न्यूक्लियस एक साथ मास, पूरे न्यूक्लियस का एक साथ मास करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और दोनों वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का क्या है डेफिनेशन? मास डिफेक्ट मतलब द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो भी मासेस है उसको सम कर दो, उसको ऐड कर दो, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस को उसका माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा हमको? मास डिफेक्ट। मतलब डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस और उसके अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड कर दो, और एक्चुअल मास, ये दोनों का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज अलग आती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है, उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट। फिर से एक सिंपल चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब ये देखो, कोई भी अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे बना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही रहते हैं, ओके। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से भरा हुआ न्यूक्लियस है, उसका मैंने मास लिया तो एक वैल्यू आई। अब उसके अंदर के एक एक प्रोटॉन और एक एक न्यूट्रॉन को निकाल के मैं मासेस ले रहा हूं और उसको ऐड करते जा रहा हूं, तो एक वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यूज में डिफरेंस मिलेगा। जैसे 6 एप्पल एक साथ वेट करोगे तो 1.5 kg, 1 बाय 1 वेट करोगे तो 1.48 kg मिल रहा है, मतलब 0.02 का डिफरेंस मिल रहा है। तो उसी डिफरेंस को मास डिफेक्ट बोलते हैं। यहां पे भी तुम क्या कर रहे हो? न्यूक्लियॉन्स के मासेस ले रहे हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअली मासेस ले रहे हो, ओके, इंडिविजुअली मासेस लेके ऐड कर रहे हो, और एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस अलग वैल्यू आएगी, इंडिविजुअल ऐड करने से अलग वैल्यू आएगी, और जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, डेल्टा एम जो है, ओके, ऐसे कैलकुलेट करते हैं मास डिफेक्ट। देखो यहां पे, देखो ये न्यूक्लियस है, एक्स मतलब कोई भी न्यूक्लियस, ओके, उसके ऊपर जो ए लिखा है उसको बोलते हैं मास नंबर, और नीचे जेड लिखा है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ए मतलब मास नंबर, और न्यूक्लियस को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स मतलब न्यूक्लियस, ए ऊपर लिखते हैं और जेड नीचे लिखते हैं। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ए को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को मास नंबर, और एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। देखो, ए है मास नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, और ए माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिकॉज ए क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसलिए ए में से अगर जेड माइनस किए, मतलब ए में से अगर प्रोटॉन को माइनस कर दिए तो न्यूट्रॉन बचेगा। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड, ओके। तो इस तरीके से अगर सम ऑफ, अभी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करना है मुझे, ओके, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को मुझे ऐड करना है, ओके। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एमएन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सबको अगर ऐड, सबके मासेस को अगर ऐड करना है तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन तो रहे, अगर मतलब एक प्रोटॉन है तो Z1 होगा, अगर 2 प्रोटॉन है तो Z2 होंगे, तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। सिंगल मास क्या होता है प्रोटॉन का? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये देखा था हमने। न्यूट्रॉन का भी मास उसके अप्रोक्सीमेट सेम होता है, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है, जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, उसके मासेस को ऐड करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो जितने प्रोटॉन है उसके एक मास के प्रोटॉन से इंटू कर दो, तो जितने भी प्रोटॉन है सबका मास निकल जाएगा, प्लस A माइनस जेड। तो A माइनस जेड मतलब कितने न्यूट्रॉन है, जितने न्यूट्रॉन है उसको मास ऑफ एक सिंगल न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने भी न्यूट्रॉन है उसका मासेस हमको पता चलेगा, ओके। तो ये क्या हो गया? सम ऑफ द मासेस, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है
न्यूक्लियस के अंदर, उसको इंडिविजुअल मासेस के सम निकालने का ये फॉर्मूला है। और न्यूक्लियस का एक्चुअल मास होगा, सपोज मास ऑफ द न्यूक्लियस इज mn, ये कैपिटल M और कैपिटल N मतलब मास ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस मतलब पूरा न्यूक्लियस उठा के उसका मास ले लिया तो mn आया। और इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस लिया तो ये फॉर्मूले से इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस निकालेंगे और सीधा न्यूक्लियस का वजन कर दिया तो मास आया mn। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट मास डिफेक्ट ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस दिस कैपिटल M सबस्क्रिप्ट N। तो इसको बोलते हैं मास नंबर। फॉर एग्जांपल हीलियम का न्यूक्लियस देखो, हीलियम के न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, Z कितना होता है 2, मास नंबर कितना होता है 4, मास नंबर कितना होता है A इज इक्वल टू 4। तो A माइनस Z मतलब न्यूट्रॉन कितने हैं हीलियम के न्यूक्लियस में, A माइनस Z 4 माइनस 2 मतलब 2। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, और न्यूट्रॉन का मास तुमको ये है न्यूक्लियस का मास M कैपिटल N। न्यूक्लियस का मास कितना होता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये हीलियम के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये हीलियम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हीलियम में प्रोटॉन होता है 2, ओके, न्यूट्रॉन होता है 2 और उसका मास नंबर होता है 4। और इस न्यूक्लियस का मास कितना होता है, अगर पूरे हीलियम के न्यूक्लियस को उठा के उसका वजन कर लिया, उसका मास कितना आता है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। लेकिन अगर इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस तुम ऐड करोगे तो इस मासेस से थोड़ा ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और फॉर्मूला कैसा है मास डिफेक्ट निकालने का, ये देखो फॉर्मूला। देयरफॉर मास डिफेक्ट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा M से। डेल्टा स्मॉल m इज नथिंग बट मास डिफेक्ट इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN। ZMP और A माइनस ZMN ये क्या है, इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन माइनस दिस इज द मास ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। कैपिटल MN क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस को सम कर दो और उसमें से न्यूक्लियस के मासेस को माइनस कर दो, एक्चुअल न्यूक्लियस के मास को। तो जो डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ओके, अभी अगर मान लो हीलियम में 2 प्रोटॉन है, Z2 है, तो यहां पे Z की जगह पे क्या आएगा 2 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, लास्ट लेक्चर में बताया था। प्लस हीलियम में से A कितना है 4, Z कितना हीलियम में 2, तो A माइनस Z मतलब 4 माइनस 2 कितना आएगा 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg लास्ट लेक्चर में, ओके। माइनस हीलियम का न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कितना है 6.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो इस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये अगर मुझे पता है वो न्यूक्लियस कौन सा है तो उसके लिए मैं मास डिफेक्ट निकाल सकता हूँ। इस फॉर्मूले से मुझे पता होता है कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, A माइनस Z कितना है और एक्चुअल उसका मास कितना है न्यूक्लियस का, तो मैं मास डिफेक्ट निकाल सकता हूँ। तो हीलियम के लिए हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मास डिफेक्ट, मतलब एक्चुअल मास और न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मासेस का सम, जो डिफरेंस मुझे मिलता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल देखा, पूरे एप्पल की पेटी एक साथ वजन कर लो तो एक अलग वैल्यू मिलेगी और इंडिविजुअल एप्पल को वे करो तो उसकी अलग वैल्यू मिलेगी। टोटल वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा दैट इज मास डिफेक्ट। उसी तरीके से पूरा न्यूक्लियस का वजन करो तो अलग वैल्यू मिलेगी, एक एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के मासेस को ऐड करो तो एक अलग वैल्यू मिलेगी। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये हो गया मास डिफेक्ट के बारे में। ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज मास डिफेक्ट। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। वेरी सिंपल, बाइंड करना, बाइंड करके रखना या फिर ब्रेक करना, ठीक है। बाइंड करना मतलब जोड़ना, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, ठीक है। बाइंड करना मतलब जोड़ना, ब्रेक करना मतलब तोड़ना, ठीक है। तो एक सिंपल वर्ड में जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस को तोड़ना मतलब क्या, न्यूक्लियस को ब्रेक करना मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स।
ओके, सपोज करो ये येलो कलर के सर्कल है प्रोटॉन और ये रेड कलर के या फिर ये पिंक कलर के सर्कल क्या है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एकदम बाइंड होते हैं टुगेदर, बहुत स्ट्रांग फोर्सेस से बाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं एक में से, बहुत स्ट्रांग फोर्सेस से। ओके, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स आर बाइंड टुगेदर विथ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, बहुत स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े होते हैं। ओके, अब न्यूक्लियस बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब एक मैंने ऐसी पर्टिकुलर एक एनर्जी सप्लाई कर दिया उसको, ओके, और ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद न्यूक्लियस ब्रेक हो गया और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग हो गए। ये इस तरीके से एक एनर्जी सप्लाई किया। ओके, आई हैव सप्लाइड द एनर्जी टू द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज ब्रेकिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे ही मैंने उसको एनर्जी दिया, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग हो गए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग हो गए, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मीन्स the energy supplied to the nucleus to break into its constituent, to break the nucleus into its constituents। constituents मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, उसके टुकड़ों में न्यूक्लियस को तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग हो गए, तो वो एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। सो फर्स्ट टर्म मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स आर सेपरेटेड। और न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। जब इतनी एनर्जी सप्लाई करते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये पहली डेफिनेशन। अब ये न्यूक्लियस को तोड़ने वाली एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं और न्यूक्लियस को जोड़ने वाली एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूक्लियॉन्स ऐसे सेपरेट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सपोज अलग अलग है, अब उसको जोड़ना, उसको टुगेदर, उसको साथ में लाना, ओके, उसको बाइंड करने। अब सपोज करो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अलग अलग है, सेपरेटेड है, उसको जोड़ने के लिए, उसको भी बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मतलब अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेपरेटेड है और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, जोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी के दो पर्टिकुलर डेफिनेशन इस वे में लिख सकते हैं। द एनर्जी सप्लाई टू द न्यूक्लियस, ओके, which is required to break the nucleus into its constituents, it is called binding energy, or the energy supplied to bind the nucleons together to form a nucleus। okay, मतलब the energy supplied to the nucleons to bind together and form a nucleus, that is also called binding energy। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के न्यूक्लियस बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है वो उसको भी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दो वे में है, जोड़ने के लिए या फिर तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ओके, वेरी सिंपल। सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी को एक ही डेफिनेशन में यहां पे लिख रहा हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स is called energy required to break the nucleus into its constituent nucleons called binding energy of the nucleus। ओके, न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मास डिफेक्ट मतलब हमारा डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन तुमको पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, यहां पे हम एम बोलेंगे मास डिफेक्ट को, मास डिफेक्ट मतलब एम, और सी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो मास डिफेक्ट, यहां पे हमारा मास क्या रहेगा? मास डिफेक्ट डेल्टा एम।
डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी बीई, इसको ईबी भी बोलते हैं, ई टू द बेस बी, ओके, ई टू द सबस्क्रिप्ट बी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी सी स्क्वायर इंटू डेल्टा एम, एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मास डिफेक्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी। तो सी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मास डिफेक्ट का फॉर्मूला तुमको पता है, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू MN मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा हमको बाइंडिंग एनर्जी, ओके। और A माइनस जेड को हम N भी बोलते हैं क्योंकि मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा दिए तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। तो A माइनस जेड इज नथिंग बट कैपिटल N, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन हटा दो, घटा दो या डिफरेंस या फिर माइनस कर दो। A माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A मतलब मास नंबर और माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को इसमें से A में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। तो A माइनस जेड की जगह मैं N भी लिख सकता हूं, N मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस जेड भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको, ओके। तो इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर इंटू ZMP प्लस NMN माइनस MN, और ये क्या है? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, सी स्क्वायर इंटू मास डिफेक्ट इज नथिंग बट दी बाइंडिंग एनर्जी, तो हमको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा। तो A क्या है? मास नंबर, जो यहां पे मैंने बताया वही। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, ओके, मास नंबर, Z है एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, A माइनस जेड, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तुमको पता है, ZMP प्लस A माइनस जेड दैट इज NMN, दैट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वाला ZMP प्लस NMN, and mass of the nucleus, this is M capital N, that is the mass of the actual mass of the nucleus, ये तुमको पता है, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी हो गया और ये मास डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट मतलब एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मासेस के सम में जो डिफरेंस मिलता है दैट इज मास डिफेक्ट। और बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी लग रही है न्यूक्लियस को ब्रेक करने में या कितनी एनर्जी लग रही है न्यूक्लियस को बनाने में, तो उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अब जो तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, वेरी इजी। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग मतलब तुमको पता है, अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो बैग की क्या करते हो? पैकिंग करते हो। तो बैग के अंदर अपने कपड़े भरते हो, लेकिन तुम बैग को पूरा फुल नहीं भर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एयर गैप रह जाती है, उसमें एयर रह जाती है। पूरा ठूस के भी कपड़े भरोगे बैग के अंदर, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एयर रह जाएगी। सो वो बैग कितना परसेंट भरा हुआ है, वो बैग कितना परसेंट भरा हुआ है, इसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। सपोज वो बैग 98% भरा हुआ है और 2% उसमें एयर है, 2% उसमें हवा है, 98% कपड़ों से भर दिया उस बैग को, तो 98% क्या हो गया? पैकिंग फ्रैक्शन। उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी एक पैकिंग फ्रैक्शन होता है। न्यूक्लियस किसके? न्यूक्लियस सपोज करो न्यूक्लियस एक बैग है और उसके अंदर कपड़े मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भरा मतलब न्यूक्लियस के अंदर कपड़े भर दिया। तो वो न्यूक्लियस कितना टाइट भरा हुआ है, कितना पैक है, ओके, कितने न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एकदम टाइटली भरे हुए हैं, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन नहीं, ये सिर्फ सिंपल वे बताया मैंने। पैकिंग फ्रैक्शन बोलते किसका? न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कितना भरा हुआ है भाई, 98% भरा है, 90% भरा है, 80% भरा है, उसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और उस पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? मास डिफेक्ट को तुम मास नंबर से डिवाइड कर दो, डेल्टा एम डिवाइडेड बाय ए, मास नंबर, या फिर m माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस में से मास नंबर को डिवाइड करो और मास नंबर से ही उसको फिर से डिवाइड कर दो। m माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस में से मास नंबर को माइनस करो और फिर मास नंबर से डिवाइड कर दो, m माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, इसको भी बोलते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला है। या फिर डेल्टा m डिवाइडेड बाय ए, डेल्टा m क्या है? मास डिफेक्ट, a क्या है? मास नंबर, मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये देखो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा है उसको छोड़ो, इस फॉर्मूले को देखो, f क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन m माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, या फिर इसको हम डेल्टा m डिवाइडेड बाय ए भी बोलते हैं। m क्या है? एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, a क्या है? मास नंबर। मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ
न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर। ओके, सो ये मास नंबर है, m-a डिवाइडेड बाय a, मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस मास नंबर, और फिर से मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बनेगा ये पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा m बाय a, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय द मास नंबर। ए क्या है, मास नंबर, और कैपिटल M क्या है, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस, और डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट। तो ये फॉर्मूले से हम निकालते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी फॉर्मूले के हिसाब से बनेगी। देखो ये क्या है, न्यूमरेटर में m-a मतलब डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर, मतलब इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिफरेंस, it is nothing but the ratio of difference between the actual mass of the nucleus and mass number to the mass number. So it is defined as the ratio of difference between the actual mass of the nucleus and its mass number. Difference between the actual mass of the nucleus and mass number means m minus a. Difference between the mass of the nucleus and mass number to its mass number, मतलब ratio. तो ratio of difference between the actual mass of the nucleus and mass number to its mass number is called packing fraction. So it is this is the definition. It is defined as the ratio of difference between actual mass of the nucleus and its mass number m minus a to its mass number a. तो ये दोनों का रेशियो मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, उसका दूसरा फॉर्मूला भी है डेल्टा m बाय a, मास डिफेक्ट को a से डिवाइड कर दो तो हमको पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस मिलेगा। और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का सिग्निफिकेंस क्या है कि न्यूक्लियस कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ठूस के भरा हुआ है, न्यूक्लियस कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भरा हुआ है, 90% भरा है, 95% भरा है, 80% भरा है, उसको बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। एक सिंपल एग्जांपल दिया, तुम अगर पैकिंग कर रहे हो तो तुम्हारा बैग कपड़ों से कितना भरा है, कुछ ना कुछ उसमें एयर होगी। सपोज 98% कपड़ों से भरा है तो उस बैग का पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 98%। उसी तरीके से न्यूक्लियस का पैकिंग फ्रैक्शन किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से उसमें बाइंड है, किस तरीके से टाइटली भरे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज जो मेन प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियस की, एक मास डिफेक्ट, ओके, और दूसरी बाइंडिंग एनर्जी, और तीसरी पैकिंग फ्रैक्शन, ये पढ़ा। और आखिरी स्लाइड हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, ओके, और न्यूक्लियर फोर्सेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स के मतलब कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स के बीच में किस टाइप के न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, ये देखने वाले हैं, ओके। अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, ओके। न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो बाइंड करके है न्यूक्लियस के अंदर, जो आपस में जुड़े हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, तो उन फोर्सेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब न्यूक्लियर का साइज कितना है न्यूक्लियस का, 10 to the power -15 मीटर, बहुत कम। न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10 to the power -15 मीटर, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस है 10 to the power -15 मीटर। तो इतना छोटा साइज है न्यूक्लियस का, और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो इतने छोटे साइज में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस है न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस ही इतना छोटा है, तो न्यूक्लियस के फोर्सेस जिस डिस्टेंस पे एक्टिव होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो डिस्टेंस भी एकदम कम होगा, क्योंकि 10 to the power -15 मतलब कितना कम साइज, ओके, जो हमको आंखों से कभी नहीं दिखाई दे सकता, 10 to the power -15 मीटर वाला साइज, ओके। और उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ओके। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस के डिस्टेंस है वो कितने कम होंगे, मतलब न्यूक्लियस के फोर्सेस को हम, न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड है उन फोर्सेस को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियस का साइज ही 10 to the power -15 मीटर है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस डिस्टेंस के लिए एक्टिव होंगे वो डिस्टेंसेस क्या होंगे, वेरी स्मॉल, इसलिए वो फोर्सेस बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्टिव रहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा दूर चले गए तो उनके बीच में फोर्स नहीं होगा, एकदम पास में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तब जाके वो फोर्सेस एक्टिव होंगे। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए, तब वो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव होंगे। डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। अगर मान लो
अगर मान लो कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर सपोज करो यवतमाल, नागपुर और मुंबई है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर यवतमाल, नागपुर और मुंबई है। यवतमाल और नागपुर का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और यवतमाल और मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस यवतमाल और नागपुर के लिए ही एक्टिव रहेंगे, यवतमाल और मुंबई के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि यवतमाल और मुंबई का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यवतमाल और नागपुर का डिस्टेंस कम है, इसलिए यवतमाल और नागपुर के बीच में एक्टिव रहेंगे। सपोज करो ये तीनों चीजें न्यूक्लियस के अंदर है, तो डिस्टेंस जितना शॉर्ट डिस्टेंस रहेगा उतने न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव रहेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंसेस कम है तो न्यूक्लियर फोर्सेस इंफ्लुएंस करेंगे, एक्टिव रहेंगे। डिस्टेंस ज्यादा है तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, वेरी वीक हो जाएंगे। इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस को बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्टिव होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रहा तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे। ओके, सो अब ये देखो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। सपोज करो ये येलो सर्कल्स प्रोटॉन्स है और ये जो रेड सर्कल्स हैं या फिर पिंक सर्कल्स हैं न्यूट्रॉन है। तो कौन कौन से टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी होते हैं, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन से, इसलिए तो अगर अट्रैक्शन हो, अगर रिपल्शन होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर दूर चले जाते, लेकिन अट्रैक्शन है इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम पास पास में रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्शन होता है, अगर रिपल्शन होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर दूर चले जाते, तो न्यूक्लियस बनता क्या? नहीं बनता। न्यूक्लियस बनता कैसे है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पास पास में आ जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस में एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं और न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, उसी तरीके से किन किन बीच में, किन के बीच में फोर्सेस हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। ओके, तो न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकते हैं, एकदम अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के जो प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, इसलिए इन न्यूक्लियर फोर्सेस को, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े हुए, उनको अलग करने के लिए हमको कितनी एनर्जी लगती है पता है? बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV, मिलियन, मिलियन में लगती है मुझे एनर्जी। 10 to the power 6, मिलियन मतलब 10 to the power 6, एक के ऊपर 6 जीरो, इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है। इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, तो उसको अलग करने के लिए हमको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। मिलियन मतलब 10 to the power 6, मेगा, मेगा भी बोलते हैं उसको, 10 to the power 6, तो इतनी एनर्जी लगती है। तो समझ सकते हो अगर इतनी एनर्जी लग रही है हमको मिलियन में, तो कितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। सो दीज न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। दूसरा, स्पिन डिपेंडेंट। ये फोर्सेस क्या है? स्पिन डिपेंडेंट है। मतलब मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसको स्पिन होती है, न्यूक्लियस के अंदर वो स्पिन करते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अप या डाउन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर स्पिन करते रहते हैं। अगर मान लो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की स्पिन चेंज हो गई तो फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे। मतलब फोर्सेस कितने स्ट्रांग है या वीक है किस पे डिपेंड करते हैं? स्पिन के ऊपर। प्रोटॉन की स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? न्यूट्रॉन की स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? Okay, so on the basis of spin of the neutron and proton, we can estimate the nuclear forces. Nuclear forces किस पे डिपेंड है? स्पिन पे डिपेंड है, बट चार्ज पे डिपेंड नहीं है। चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब चार्ज पे डिपेंड नहीं है। चार्ज कोई भी हो, चार्ज अगर नहीं भी होगा तो भी फोर्सेस होंगे। जैसे ये देखो यहां पे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस है। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या? नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, फिर भी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस है। यहां पे देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज है क्या? नहीं। प्रोटॉन पे क्या है? प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, फिर भी फोर्सेस आ रहे हैं। मतलब ये फोर्सेस को चार्जेस से फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अगर हो या ना हो तो भी फोर्सेस एक्टिव रहेंगे। तो दीज फोर्सेस, दीज न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट।
अगर चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। न्यूट्रॉन को तो चार्ज ही नहीं है, फिर भी न्यूक्लियर फोर्सेस है उनके बीच में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल मतलब सेंटर में नहीं होते फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये वाला मेरा माउस एरो देखो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? बाइंड है। सपोज करो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक लाइन है, ठीक है, तो ये एक लाइन से बाइंड करके है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक लाइन से जुड़े हुए, तो ये दोनों के बीच में फोर्स होगा, दोनों के बीच में फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, ये फोर्स एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा। ये इस न्यूट्रॉन की तरफ भी ज्यादा हो सकता है, प्रोटॉन की तरफ भी ज्यादा हो सकता है। ओके, इस प्रोटॉन की तरफ भी फोर्स ज्यादा हो सकता है, या हो सकता है ये प्रोटॉन ज्यादा खींच रहा हो इस साइड में, या हो सकता है ये न्यूट्रॉन या इधर साइड में ज्यादा खींच रहा हो। मतलब ये फोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन के साइड में ये फोर्स ज्यादा हो सकता है या प्रोटॉन के साइड में, मतलब ये सेंटर में नहीं हो सकता। ये जो लाइन जॉइन है इसके सेंटर में नहीं रहेगा फोर्स, या तो इस प्रोटॉन के साइड में रहेगा या उस न्यूट्रॉन के साइड में रहेगा। मतलब दिस फोर्स इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट कैन बी मोर एट न्यूट्रॉन साइड और कैन बी मोर एट प्रोटॉन साइड। इट मींस इट इज नॉट सेंट्रल, सेंट्रल फोर्स नहीं है, सेंटर में नहीं होगा, या तो ये न्यूट्रॉन ज्यादा खींचेगा या फिर प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा, या प्रोटॉन की तरफ ज्यादा होगा या न्यूट्रॉन की तरफ ज्यादा होगा। सो दिस फोर्स इज नॉन सेंट्रल, इसलिए इसको क्या बोले? नॉन सेंट्रल है, सेंट्रल नहीं है। अगर सेंट्रल होता तो ये फोर्स दोनों की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो न्यूट्रॉन की तरफ भी ज्यादा हो सकता है, वो प्रोटॉन की तरफ भी ज्यादा होता है, इसलिए उसको नॉन सेंट्रल बोलेंगे। और चौथी और पांचवी जो आखिरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक्टिव होते हैं। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस कम है तो ही न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव रहेंगे, ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स वीक होते जाएंगे। मतलब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे? सैचुरेट हो जाएंगे, फोर्सेस क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर चले गए, दूर चले गए तो फोर्सेस हो जाएंगे वीक और वो सैचुरेट हो जाएंगे, एकदम वीक हो जाएंगे और फिर वो वीक ही रहेंगे आगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन। सो इस तरीके से न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होते हैं, एंड दे हैव दीज 5 प्रॉपर्टीज। स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, स्पिन पे डिपेंड है, चार्ज पे इंडिपेंडेंट है, नॉन सेंट्रल है, सेंट्रल नहीं है, और प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन होती है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। और हमने 3 प्रॉपर्टीज आज पढ़े। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भरा हुआ है, उसका फॉर्मूला F = m - a डिवाइडेड बाय a और डेल्टा m by a। ओके, एंड बाइंडिंग एनर्जी मतलब दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट और फॉर्म द न्यूक्लियस बाय बाइंडिंग द न्यूक्लियंस टुगेदर। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, c² × डेल्टा m। मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी मिलती है। और मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के सम में जो डिफरेंस आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ न्यूक्लियंस एंड एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और उसका एग्जांपल देने के लिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट किया था। सो इट्स ऑल अबाउट मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सिंपल वे में बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। कोई क्वेश्चन?